हेलो नीट फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं ऋषि जयसवाल, बायोलॉजी एजुकेटर, आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट 360 में। तो आज आपके लिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से लेक्चर नंबर 5 लेकर आए। प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल को स्टार्ट किए थे और यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेल के बाउंड्री के बारे में डिटेल में स्टडी किए थे। तो आज के लेक्चर में इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप के सामने प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन है, जो भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन है। तो पहले आप इसको 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, देन उसके बाद हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आप वीडियो पॉज करके ये सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज इनक्लोज्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। ये नीट 2016 का क्वेश्चन आया हुआ है, ये नीट 2016 में क्वेश्चन आया था। तो वो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स इज इनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, यानी कि आपको सेल ऑर्गेनेल्स बताना है जो इनक्लोज होता है सिंगल मेम्ब्रेन से। तो न्यूक्लियाई की बात करें तो आपको बताए थे कि ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है, डबल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है। लाइसोसोम की बात करें तो ये क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है। तो इसका ऑप्शन डी जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए स्टूडेंट, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगाई इज। आपको बताना है मेजर कंपोनेंट सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगाई। फंगाई के सेल वॉल में सबसे मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन होता है? नहीं। पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया में होता है। सेलुलोज होता है? नहीं। सेलुलोज प्लांट्स में देखने को मिलता है। काइटिन होता है? तो हाँ, ऑब्वियसली सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि काइटिन देखने को मिलता है फंगाई के सेल वॉल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इजी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। सोडियम पोटासियम पंप रिप्रेजेंट। तो सोडियम पोटासियम पंप जो है क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पंप होना चाहिए शायद। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है या पैसिव ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है या ऑस्मोसिस को या सिंपल डिफ्यूजन को? तो आपको बताए थे कि सोडियम पोटासियम पंप जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, ना कि पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आई होप आपका ये सही हुआ होगा। 4th नंबर क्वेश्चन को देखिए, चूज द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ प्लांट सेल वॉल। तो प्लांट सेल वॉल के कंपोजिशन में आपको इसमें 3 ऑप्शन सही देखने को मिलेगा और एक ऑड वन है, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑप्शन है सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज। प्लांट सेल वॉल की बात हो रहा है तो इसमें भी होता है। गैलेक्टेंस नहीं, गैलेक्टेंस की बात करें तो ये एल्गी का कंपोजिशन है, एल्गी के सेल वॉल का ये कंपोजिशन है। तो एल्गी के सेल वॉल का है तो आपको ऑड बताना था, तो सी ये हो जाएगा, प्रोटीन होता है। तो क्या होगा? सी। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन कंसेप्ट सेल मेम्ब्रेन इज। तो सिंगर एंड निकोलसन जो कंसेप्ट दिए थे सेल मेम्ब्रेन का, वो क्या था? सॉलिड था? नहीं। फ्लूइड था? नहीं। वो क्वासी फ्लूइड नेचर का था। क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या होता है? आपको बताए थे कि क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है ना वो कंप्लीटली सॉलिड था ना वो कंप्लीटली लिक्विड था, तो वो जेली लाइक था। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सारा क्वेश्चन 5 में से आप 5 आपका सही हुआ होगा। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा कि आपका 5 में से कितना स्कोर हो रहा है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये 5 क्वेश्चंस था आपके प्रीवियस लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा रखा था, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन का लाने का पर्पस ये होता है कि आप प्रीवियस लेक्चर को और उसके पीछे के वाले पोर्शन को रिवीजन करके आइए, ताकि ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सके। तो आज के लेक्चर की बात करें तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, तो आज हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो टुडे टॉपिक के बारे में आपको बता दें, टुडे टॉपिक की बात करें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग का आज का गोल होगा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, गोल्गी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे और वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो क्या बोलती है पब्लिक, स्टार्ट करें? चलिए स्टार्ट कीजिए। तो आप लोग तैयार हैं? आप लोग
नोटबुक और पेन निकाल लिए हैं, क्योंकि नोटबुक और पेन निकालने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नोट्स लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके लास्ट समय में जब आपका एग्जाम आपके करीब होगा नीट 2026, तो आपके यही नोट्स जो है आपको याद रियलाइज कराएगा बार बार कि आप कितना पढ़े थे पहले और आपने कितना मेहनत कर चुके हैं। तो आप उस नोट्स को देखकर और रिवीजन अच्छा कर सके, इसलिए हम बोलते हैं कि नोट्स साथ साथ लिखिए, समय अलग से मत दिया कीजिए। तो आप लोग हेडिंग दीजिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। जब भी कोई चीज को पढ़िए तो आप डीप में अंदर जाके इसको स्टडी कीजिए, ताकि इससे जो भी सवाल आए, जो भी क्वेश्चन आए, आप उसको अच्छे से कर सके बिना ज़्यादा समय व्यर्थ किए हुए। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की बात करें स्टूडेंट, तो आपको हम इसको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को स्ट्रक्चर बना के आपको समझाना चाहेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर से आप बेटर समझ सकिएगा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का स्ट्रक्चर देखिए कि ये है सेल। आपको एक रफ डायग्राम बना रहे हैं आपको समझाने के लिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को। तो ये है सेल। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं तो यूकैरियोटिक बनाएंगे, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड इसका क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके साइटोप्लाज्म में। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिए। ओके स्टूडेंट, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद क्या देखने को मिलता है, तो गोल्गी बॉडी देखने को मिलता है। तो ये है गोल्गी बॉडी स्टूडेंट, और यहाँ है लाइसोजोम्स। ओके, तो आपको हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नाम से कि क्या क्या हम पढ़ा है इसमें बनाए हैं। तो ये तो आपका न्यूक्लियस है। ओके, तो ये है ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है गोल्गी बॉडी, और ये क्या है, लाइसोजोम्स। तो और प्लांट सेल होगा तो वैक्यूल्स होगा। तो मान लीजिए ये बड़ा सा वैक्यूल्स, बड़ा ऑक्यूपाई करता है स्पेस, तो ये वैक्यूल्स है। ओके, इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिलेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी बना लीजिए। आपको पेरोक्सीजोम्स भी देखने को मिलेगा, तो आप पेरोक्सीजोम्स भी बना लीजिए। तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। रफ डायग्राम है आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो आपको बताया कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या होता है। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, ओके, गोल्गी बॉडी आते हैं, लाइसोजोम्स आते हैं, और ये सब का फंक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटेड। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, इसका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होता है। और इसमें क्या क्या आते हैं, तो आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ रहे हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या अटैच होता है, तो राइबोसोम्स। आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम्स इसके साथ क्या होता है, अटैच होता है। ये राइबोसोम्स अटैच है, जो प्रोटीन बना के ये किसको दे रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। और यहाँ से ये प्रोटीन निकलता है और मॉडिफाई होने के लिए गोल्गी बॉडी के पास जाता है, और मॉडिफाई होने के बाद ये अगर प्रोटीन सेल के अंदर आ जाए तो इसको लाइसोसोम्स बोलते हैं। अगर ये सेल के बाहर चला जाए तो कोई दूसरी बात है, लेकिन ये सेल के अंदर है तब तक ये लाइसोसोम्स है। तो यहाँ आप देखिए कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ राइबोसोम्स इसको प्रोटीन बना के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिया, ये पैकेजिंग करके गोल्गी बॉडी को दिया, गोल्गी बॉडी उसको और अच्छे से पैकेजिंग करके किसको दे रहा है, मॉडिफाई करके बाहर निकाल रहा है। और ये बाहर निकल रहा है तो ये सेल के अंदर जब है तो इसको लाइसोसोम्स बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखिए इस तीनों का फंक्शन एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, और ये इसका फंक्शन क्या शो अप कर रहा है कि इसका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड है। ओके, लेकिन वही बात करें आपके माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन इसके फंक्शन से बिल्कुल अलग है। और ये है आपका पेरोक्सीजोम्स, और ये क्या है, पेरोक्सीजोम्स। तो इसका फंक्शन इससे रिलेटेड नहीं है। तो आपको ये लिखना है कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आपके आते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी और वैक्यूल्स। तो आप इस बात को लिखिए, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, ये देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके स्क्रीन के सामने है डायग्राम। इंडोप्लाज्मिक इसलिए डायग्राम बनाए थे कि आपको बेटर समझा सके। ओके, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी,
लाइसोजोम्स एंड वैक्यूल्स। ओके, तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आते हैं? तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो ये सब इसके अंदर क्यों आ रहे हैं और बाकी माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर क्यों नहीं है, पेरोक्सीजोम्स क्यों नहीं है, और भी सारे ऑर्गेनेल्स क्यों नहीं है? तो आपको ये प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, क्यों जो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और लाइसोसोम और वैक्यूल्स को ही अपने अंदर इंक्लूड करता है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो है इसका सारे का फंक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि कोऑर्डिनेटेड है। और इसका फंक्शन जैसे कि आपको बताया कि ये कुछ राइबोसोम्स प्रोटीन बना के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे रहा है, फिर ये गोल्गी बॉडी को दे रहा है मॉडिफाई होने के लिए लाइसोसोम्स। तो इसका आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये तीनों का कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, यानी कि इसका एक दूसरे से फंक्शन क्या है? जुड़ा हुआ है। ओके, इसके प्रत्येक ऑर्गेनेल की बात करें तो इसका प्रत्येक ऑर्गेनेल क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड होता है। लाइसोसोम्स की बात कीजिए, गोल्गी बॉडी की बात कीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कीजिए, इसका प्रत्येक ऑर्गेनेल क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो आप इस बात को लिखिए कि ईच ऑर्गेनेल ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, या ऐसे लिखिए ईच ऑर्गेनेल आर मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड। तो इसका प्रत्येक ऑर्गेनेल क्या होता है स्टूडेंट? मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ओके, इसके प्रत्येक ऑर्गेनेल का अपना एक अलग सा फंक्शन है, अलग स्ट्रक्चर है। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर का स्ट्रक्चर देखिए, इसका भी फंक्शन अलग है। गोल्गी बॉडी का फंक्शन देखिए, तो ये मॉडिफाई करता है। लाइसोसोम्स का फंक्शन और स्ट्रक्चर देखिए, तो इसका फंक्शन अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन सारे का कनेक्शन एक है। फंक्शन सब अलग अलग परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फंक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तीनों का, इसलिए इसको बोलते हैं फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ईच ऑर्गेनेल्स हैव डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि प्रत्येक ऑर्गेनेल्स का अपना एक अलग स्ट्रक्चर है, अलग फंक्शन है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कौन सा इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, पेरोक्सीजोम्स नहीं है, और क्लोरोप्लास्ट इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। आपको ये बात एनसीईआरटी साफ साफ अक्षर में लिखता है कि नॉट इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो कौन सा नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बना है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का इसका फंक्शन इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी बॉडी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, न ही पेरोक्सीजोम का इसके साथ कनेक्शन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसलिए ये अलग इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को अलग टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया अलग में पढ़ते हैं, यानी कि ये नॉट इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, पेरोक्सीजोम्स हो गया स्टूडेंट, और क्लोरोप्लास्ट। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन इसके बाद हम लोग जो है डिटेल में सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ रहा है, गोल्गी बॉडी आ रहा है, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स आ रहा है, तो उसको ईच करके मतलब कि प्रत्येक ऑर्गेनेल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट करेंगे, गोल्गी बॉडी को फिर पढ़ेंगे, फिर लाइसोसोम्स को पढ़ेंगे, फिर वैक्यूल्स को पढ़ेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको इरेज करते हैं और स्टार्ट करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं। तो आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स आते हैं। आप इसको अब बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहला ऑर्गेनेल्स इसके अंदर देखते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है, और इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम
देखने को मिलता है, टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये कहाँ स्कैटर्ड होता है, तो स्कैटर्ड मतलब समझते हैं, स्कैटर्ड का मतलब कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा पड़ा है, स्कैटर्ड इनसाइड साइटोप्लाज्म। ओके, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा पड़ा है। और बाय द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के स्टडी से क्या पता चला, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसका स्ट्रक्चर क्या ऐसा होता है, नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा इसका स्टडी किया गया तो इसका स्ट्रक्चर के बारे में क्या पता चला कि नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम प्रेजेंट है और टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। यानी कि आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बना के दिखाया, तो ये कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम देखने को मिलता है और टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ओके, कुछ इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे। ओके, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म को दो कंपोनेंट में डिवाइड करता है, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल और एक ल्यूमिनल में। तो ल्यूमिनल की बात करें तो आपको एक बार लिख देते हैं, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स साइटोप्लाज्म इनटू टू distinct compartment. First one is student luminal compartment. ओके, जिसको बोलते हैं इनसाइड ईआर, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये अंदर वाला पार्ट है, आपको बताते हैं इसको। दूसरे की बात करें तो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, जो ये आउटसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या आप इसको बोल सकते हैं ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो इसको साइटोप्लाज्मिक बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक। ओके, इनसाइड साइटोप्लाज्मिक आप बोल सकते हैं, तो इनसाइड साइटोप्लाज्मिक। तो आप इसको इस तरह से समझिए स्टूडेंट कि जैसे कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म को क्या कर रहा है, दो डिस्टिंक्ट रीजन में, कंपार्टमेंट में इसको डिवाइड कर रहा है। ये इसका अंदर वाला जो कंपार्टमेंट है, ये जैसे कि ये साइटोप्लाज्म है, तो ये इसका अंदर वाला जो कंपार्टमेंट है, ये इसका क्या है, ल्यूमिनल वाला पार्ट है। तो इसको लिखे हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये अंदर वाला पार्ट है, और ये बाकी जो पार्ट है ये साइटोप्लाज्मिक पार्ट है। तो साइटोप्लाज्म को ये दो हिस्सों में बांट देता है, दो कंपार्टमेंट में बांट देता है। तो एक होता है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, जिसको इनसाइड साइटोप्लाज्मिक बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये दो तरह का होता है। तो आप इसको लिखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरह का रेटिकुलम आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ना है। फर्स्ट वन इज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड वन इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो बात करें दो टाइप्स की इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो फर्स्ट वन इज रफ RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड वन इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो आप लोग लिखिए इसको, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसके पास क्या होता है, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रफ बोलते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास किसी प्रकार का राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ लिखिए आप लोग कि इसके पास क्या क्या है, राइबोसोम्स
राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके वजह से इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसके पास किसी प्रकार का राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है। इसको लिखिए, नो राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इसके फंक्शन की बात करें स्टूडेंट, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सिंथेसिस करता है और प्रोटीन का सिक्रेशन करता है। ओके, तो ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस, आप इस बात को लिखिए, प्रोटीन का सिंथेसिस, और ये क्या करता है, सिक्रेशन करता है। दूसरी तरफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करता है। तो लिपिड का ये सिंथेसिस कर रहा है, और ये कुछ एनिमल्स में स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है। तो इन एनिमल्स ये क्या बनाने में हेल्प करता है, स्टेरॉयडल हार्मोन। आपको स्टेरॉयडल हार्मोन पता होना चाहिए कि स्टेरॉयडल हार्मोन जैसे कि आपके टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन बनाने में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ स्टेरॉयडल हार्मोन का निर्माण होता है, जैसे कि टेस्टिस में, ओवरी में, तो ये वहाँ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है और ये हेल्प करता है स्टेरॉयडल हार्मोन बनाने में। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर ये स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ये साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि ये बिखरा पड़ा हुआ है। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के स्टडी के बाद ये पता लगा इसका स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम देखने को मिलता है। तो आप इसको लिख लीजिए, प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ओके, रेटिकुलम और टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। फर्स्ट वन इज ल्यूमिनल कंपार्टमेंट एंड सेकंड वन इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ल्यूमिनल कंपार्टमेंट की बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाली ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। एंड सेकंड वन स्टूडेंट एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट को आप देखिए तो ये इनसाइड साइटोप्लाज्मिक का पार्ट है, यानी कि ये जो पार्ट है, ये जो दूसरा जो साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ओके स्टूडेंट, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको बताया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड वन इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसके सरफेस पे। तो ये क्या हेल्प करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रेशन करने में हेल्प करता है। दूसरी तरफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये स्मूथ क्यों है, क्योंकि इसके पास किसी प्रकार का राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है और ये लिपिड सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, और ये कुछ एनिमल्स में, एनिमल सेल में स्टेरॉयडल हार्मोन बनाने में हेल्प करता है। आपको पता ना चाहिए स्टेरॉयडल हार्मोन किसको बोलते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन बनाने में ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का योगदान है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन उसके बाद हम लोग जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्गी बॉडी के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। आपको पीछे वाला पोर्शन दिख नहीं रहा होगा तो कैमरा को थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो नीचे टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब बात करेंगे गोल्गी बॉडी के बारे में, जिसको इरेज कर देते हैं। तो ये था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इसके साथ जो राइबोसोम अटैच होता है वो 80S का होता है। तो आपको मन में डाउट हो रहा होगा कि आप तो 70S का राइबोसोम हमको पढ़ाए थे। तो वो स्टूडेंट प्रोकैरियोटिक सेल का था और आपको यूकैरियोटिक सेल चल रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग जो बात करेंगे, अब क्या बात करने वाले हैं, तो गोल्गी बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप लोग हेडिंग दीजिए गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस की बात करें स्टूडेंट, तो इसको खोजने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कैमिलो गोल्गी थे, और उन्हीं के नाम को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका नाम गोल्गी बॉडी रखा गया। और वो इसको 1898 में इसको डिस्कवर करते हैं और न्यूक्लियस के पास में ये ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ तो प्रेजेंट है, कुछ क्या प्रेजेंट है, तो डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है न्यूक्लियस के पास। तो इसको खोजने वाले कौन थे स्टूडेंट, इसको खोजने वाले डिस्कवर्ड
बाय कैमिलो गोल्गी। ये कब खोज किए इसका? इन 1898, इन 1898। ओके स्टूडेंट, ये क्या ऑब्जर्व किए? ये ऑब्जर्व किए कि डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कहाँ? तो नियर द न्यूक्लियस। ओके, कुछ इस प्रकार से। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के पास, तो इसका क्या फीचर है? इसके फीचर्स की बात करें तो ये क्या होता है? फ्लैट होता है। ये क्या है? फ्लैट है, यानी कि चपटा होता है। डिस्क शेप्ड होता है, सेक्स, जिसको इस सारे इसके इस पार्ट को क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्ने। आप इसको सिस्टर्ने लिख लीजिए। ये क्या होता है? कंसिड्रेकली अरेंज होता है, वन के बाद वन, वन के बाद वन, यानी कि एक इसके बाद ये दूसरा गोल्गी बॉडी, दूसरा सिस्टर्ने, उसके बाद दूसरा सिस्टर्ने। तो इसकी बात करें तो ये क्या होता है? कंसेंट्रिकली अरेंज होता है, कंसिट्रिकली अरेंज होता है। ये पैरेलल होता है। ये क्या होता है स्टूडेंट? तो ये पैरेलल होता है। ओके, इसके डायमीटर की बात करें, इसका डायमीटर कितना देखने को मिलता है? ये जो डिस्क शेप सेक्स है, इसको इसका डायमीटर की बात करें तो 0.5 मीटर से, इसके डायमीटर की बात करें तो 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर देखने को मिलता है। ओके, तो अब जो बात करते हैं इसके फंक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट। तो आपको गोल्गी बॉडी का फंक्शन के बारे में बताया, तो आपको हम डायग्राम से बेटर समझा सकते हैं। तो इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये इसके पास राइबोसोम प्रेजेंट है इसके सरफेस पे। तो आपको ये क्या है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, और ये स्ट्रक्चर जो गोल्गी बॉडी है नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो कुछ इस प्रकार ये यहाँ पे ये प्रेजेंट है। और थोड़ा हट के बनाते हैं। ये कुछ इस प्रकार ये क्या है? प्रेजेंट है, फ्लैट है, डिस्क शेप का है, इस प्रकार से। ओके, तो ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है गोल्गी बॉडी। इसको क्या बोलते हैं? तो एक को बोलते हैं सिस्टर्ने। ओके, ये क्या है? तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, RER। इसके साथ क्या अटैच है? RER के साथ तो ये राइबोसोम्स अटैच है। तो राइबोसोम्स आपको बताए थे कि राइबोसोम्स क्या प्रोटीन फैक्ट्री होता है। तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करके किसको देता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा सा पैक करके उस प्रोटीन को वेसिकल्स के रूप में बाहर फेंकता है। तो ये बाहर आ गया और ये प्रोटीन इसके अंदर है, इसको बोलते हैं वेसिकल्स। ओके, अब जो बताने जा रहे हैं स्टूडेंट, अब गोल्गी बॉडी के फंक्शन के बारे में बताएंगे। अब यहाँ से इसका फंक्शन क्या होगा? स्टार्ट होगा। तो आप इस बात को समझिएगा कि यहाँ से जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो वेसिकल्स जो प्रोटीन के फॉर्म में ये बाहर फेंका सेल के अंदर, ये सेल है, आप इसको सेल ड्रॉ कर देते हैं। ये सेल के अंदर फेंका, इसमें प्रेजेंट होगा क्या? तो इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। आप इसको इमेजिन कर लीजिए। हमको न्यूक्लियस पे ज़्यादा गौर नहीं करना है, उसको उसके बाद उस पर ज़्यादा ये नहीं करना है, आपको गोल्गी बॉडी समझाना है। तो गोल्गी बॉडी को आप अंडरस्टैंड कीजिए कि ये वेसिकल्स के फॉर्म में प्रोटीन को बाहर फेंका। ओके, और ये वेसिकल्स जो है अब ये गोल्गी बॉडी के इस फेस से इधर इंटर करेगा और इधर से ये
बाहर आएगा। तो ये जब वेसिकल्स इसके अंदर जाता क्यों हुआ है और बाहर आता क्यों है, तो ये मॉडिफिकेशन और अच्छे तरीके से प्रोटीन का पैकेजिंग हो सके, इसलिए ये गोल्गी बॉडी के अंदर जाता है और ये इधर से ये इस फेस से बाहर आता है। तो इस फेस की बात करें तो ये कैसा है, ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से है। तो ये आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि ये इधर वाले पार्ट को कनकेव बोलते हैं और इधर वाले पार्ट को कन्वेक्स बोलते हैं। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं सिस कन्वेक्स फेस, जिसको फॉर्मिंग फेस कह सकते हैं आप लोग, फॉर्मिंग फेस। ओके, और ये वाला जो फेस है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कनकेव। तो इसको ट्रांस कनकेव फेस बोलते हैं स्टूडेंट। ओके, और इसका दूसरे नाम की बात करें और इसको मैच्योरिंग फेस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से वेसिकल जब इंटर करता है तो यहाँ से मैच्योर होके वो बाहर आता है, अच्छे तरीके से पैकेजिंग और मॉडिफाई होके वो बाहर आता है। इसको क्या बोलेंगे, मैच्योरिंग फेस, मैच्योरिंग फेस। ओके, आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट, इस वाले फेस को क्या बोलते हैं, ये गोल्गी बॉडी है, पूरा पार्ट गोल्गी बॉडी का है और आपका टॉपिक गोल्गी एपरेटस गोल्गी बॉडी ही चल रहा है। तो आप इस पोर्शन को अच्छे से गौर कीजिएगा और इसके बारे में समझिएगा कि ये क्या है स्टूडेंट। तो ये इसका क्या है, कन्वेक्स सिस वाला फेस है जिसको फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। और ये इसका क्या है, कनकेव है, यहाँ पे भी लिख देते हैं कनकेव, ट्रांस कनकेव है, जिसको मैच्योरिंग फेस भी बोलते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, तो आप फंक्शन की बात करें तो आप लोग लिखिए इसका फंक्शन, यहीं पे जगह तो काफी है, यहाँ पे हो जाएगा। तो फंक्शन की बात करें स्टूडेंट तो ये क्या करता है, वेसिकल्स को पैकेजिंग करने में हेल्प करता है। टूट गया क्या, एक मिनट, हाँ सही है। तो इसके फंक्शन की बात कर रहे थे, तो इसका फंक्शन क्या है, वेसिकल्स को पैकेजिंग में हेल्प करता है। तो ये क्या करता है गोल्गी बॉडी, फंक्शन की बात करें तो ये पैकेजिंग ऑफ वेसिकल्स, आप लोग लिखिए पैकेजिंग ऑफ वेसिकल्स एंड also modify them। ओके, तो ये जो वेसिकल्स अब जो है ये कन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग फेस से ये जो इंटर करेगा, इधर ये वेसिकल्स जो प्रोटीन के फॉर्म में है ये इंटर करेगा और ये ट्रांस फेस से जो बाहर आएगा, जब ये इंटर करेगा और जब बाहर आएगा तो उस दौरान क्या होगा, इसका पैकेजिंग अच्छे तरीके से होगा उस प्रोटीन का जो वेसिकल्स के फॉर्म में है और इसका मॉडिफिकेशन होगा। तो वही पार्ट, वही चीज को लिखे हैं फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। तो ये फंक्शन है किसका, गोल्गी बॉडी का। तो इसके फंक्शन में क्या है कि पैकेजिंग ऑफ वेसिकल्स, वेसिकल्स को पैकेजिंग कर रहा है और इसको मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो ये शॉर्टनिंग का भी काम करता है, शॉर्टिंग ऑफ वेसिकल्स, यानी कि ये इसके गोल्गी बॉडी के अंदर ये कंट्रोल है कि इसको अंदर रखना है, इंटरसेलुलर टारगेट के पास रखना है, या इस वेसिकल्स को, जो वेसिकल्स ये बनाया है यहाँ पे, ये जो वेसिकल्स बन गए हैं इसको अंदर रखना है या इसको बाहर फेंकना है। ओके, तो ये इसके किसके पास कंट्रोल होता है, ये गोल्गी बॉडी के पास कंट्रोल होता है। तो इसको, इसके पास क्या होता है, इंट्रासेलुलर टारगेट, इंट्रासेलुलर टारगेट, यानी कि सेल के अंदर रखना है। तो ये जब सेल के अंदर हमें अंदर रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, लाइसोजोम्स के फॉर्म में अंदर स्टोर हो जाएगा। तो लाइसोजोम्स के फॉर्म में अंदर रहेगा। ओके स्टूडेंट, और इसको बाहर फेंकना है, यानी कि एक्स्ट्रा आउटसाइड द सेल। ओके, तो हम लोग गोल्गी बॉडी के फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे। तो गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या है, वेसिकल्स को अच्छे तरीके से पैकेजिंग करना और उसको मॉडिफाई करना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसका क्या करता है, सॉर्टिंग करता है, सॉर्टिंग ऑफ वेसिकल्स, यानी कि वेसिकल्स को, जो ये वेसिकल्स इधर से इंटर किया कन्वेक्स सिस से और कनकेव से जो बाहर आ रहा है, तो इसको, ये वेसिकल्स को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है और अच्छे तरीके से पैकेजिंग कर रहा है। तो ये गोल्गी बॉडी के हाथ में होता है। और गोल्गी बॉडी इंट्रासेलुलर टारगेट, यानी कि ये जब यहाँ आएगा तो इसके पास दो ऑप्शन होगा, या तो ये सेल के बाहर जाएगा या सेल के अंदर रह जाएगा। तो जब ये सेल के अंदर रहेगा तो दैट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर टारगेट। तो इंट्रासेलुलर टारगेट, तो ये लाइसोजोम्स के फॉर्म में, तो ये क्या है आपका लाइसोजोम्स। आप इस बात को लिख लीजिए यहाँ पे, ये क्या है, लाइसोजोम्स। ये जब अंदर रहेगा सेल के अंदर
तो लाइसोजोम्स के फॉर्म में रहेगा, और ये बाहर चला गया तो बात अलग है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप गौर किए कि गोल्गी बॉडी लाइसोजोम्स को बनाने वाला कौन है, गोल्गी बॉडी। तो आप इस बात को लिखिए, लाइसोजोम्स, या ऐसे लिखिए गोल्गी बॉडी फॉर्म्ड लाइसोजोम्स। तो लाइसोजोम्स को बनाने वाला कौन है, तो गोल्गी बॉडी ही है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसके फंक्शन की, तो एक्रोजोम नाम सुने होंगे, एक्रोजोम स्पर्म में प्रेजेंट होता है, और एक्रोजोम एक तरह का एंजाइम है। तो ये जो स्पर्म है, जगह तो है ना यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये देखिए स्पर्म का ये हेड है, नेक है, और ये इसका टेल है, कुछ इस प्रकार से होता है। ओके, रफ डायग्राम आपको बना के दिखा रहे हैं। तो इस हेड में क्या प्रेजेंट होता है, स्पर्म के हेड में एक्रोजोम एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एक्रोजोम। ये क्या करता है, ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। तो ये क्या है, एक्रोजोम। तो इसका ड्राइव कहाँ से हुआ है, इसको बनाने वाला कौन है, तो इसको बनाने वाला गोल्गी बॉडी है। गोल्गी बॉडी के से ही ये एक्रोजोम आया है। तो ये एक्रोजोम ड्राइव फ्रॉम गोल्गी बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट साइट होता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने में। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट साइट, या ऐसे लिखिए गोल्गी बॉडी इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड क्या है, तो जब प्रोटीन के साथ शुगर अटैच होगा, तो ये क्या है, जब प्रोटीन के साथ कौन अटैच होगा स्टूडेंट, शुगर, इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और जब लिपिड के साथ शुगर अटैच होगा, इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड। तो इसको बनाने वाला ये कहाँ, ये इंपॉर्टेंट साइट ये कहाँ बनता है, तो ये गोल्गी बॉडी के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है। ओके, तो आई होप आपको गोल्गी बॉडी अच्छे से समझ में आया होगा। आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि गोल्गी अपैरेटस में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो इसको डिस्कवर करने वाले, गोल्गी बॉडी को डिस्कवर करने वाला कौन थे, तो ये कैमिलो गोल्गी थे। ये 1898 में इसका डिस्कवर करते हैं। ये क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं कि डेंसली स्ट्रेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है। इसके फीचर्स की बात करें स्टूडेंट, तो गोल्गी बॉडी फ्लैट होता है, चपटा होता है। ओके, डिश शेप सैक्स होता है जिसको सिस्टर्ने बोलते हैं। ये इसका ये जो है सिस्टर्ने है, कंसिट्रिकली अरेंज्ड होता है, ये एक के बाद अटैच अरेंज होता है, ये पैरेलल होता है। ओके, इसके फंक्शन की बात करें गोल्गी बॉडी के फंक्शन की, तो गोल्गी बॉडी क्या, इसका फंक्शन क्या है, तो पैकेजिंग करने में हेल्प करता है। वेसिकल्स जो यहाँ आपको बना के दिखाएं, इस वेसिकल को अच्छे तरीके से पैकेजिंग करता है और इसको मॉडिफाई करता है। सॉर्टिंग ऑफ वेसिकल्स, इसको वेसिकल्स को क्या करता है, सॉर्टिंग करता है, यानी कि सेल के अंदर रखना है। जब ये वेसिकल्स मॉडिफाई और पैकेजिंग होके यहाँ तक आ जाएगा, तो इसके गोल्गी बॉडी के कंट्रोल में है कि इसको बाहर फेंकना है, सेल के बाहर फेंकना है या सेल के अंदर रखना है। जब सेल के अंदर में रहेगा तो लाइसोजोम्स के फॉर्म में अंदर रहेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड लाइसोजोम्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गोल्गी बॉडी फॉर्म्स लाइसोजोम। तो गोल्गी बॉडी लाइसोजोम्स को बना रहा है, तो उस पॉइंट को भी लिख दीजिए। एक्रोजोम ड्राइव फ्रॉम गोल्गी बॉडी, ये जो एक्रोजोम स्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है हेड पोर्शन में, ये ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। तो ये एंजाइम जो है कहाँ से ड्राइव हो रहा है, गोल्गी बॉडी से ही आ रहा है। ओके, एक्रोजोम ड्राइव फ्रॉम गोल्गी बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करिए तो गोल्गी बॉडी इज इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो ये एक इंपॉर्टेंट साइट होता है गोल्गी बॉडी, किसके लिए, तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने के लिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन इसका लाइसोजोम को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब जो है हम लोग लाइसोजोम्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो इसको इरेज करते हैं। तो ये था गोल्गी बॉडी के बारे में, आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ओके, तो अब जो बात करेंगे लाइसोजोम्स की बात करेंगे। तो लाइसोजोम्स को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये क्वेश्चन है कि लाइसोजोम्स को सुसाइडल बैग कहा जाता है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, यानी कि 9th क्लास में पढ़े होंगे, बचपन बोल रहे हैं तो 9th क्लास। तो आपसे ये प्रश्न है कि लाइसोजोम्स को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है। तो लाइसोजोम्स को सुसाइडल बैग करने का कारण ये है कि लाइसोजोम्स के पास एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होता है उसके मेम्ब्रेन में, उसके अंदर,
और वो अगर रैप्चर कर जाता है तो वो क्या करता है, वो बाहर आता है पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स और अपने ही सेल को क्या कर देता है, डेथ कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। ओके, तो आप इस बात को लिखिए स्टूडेंट। लाइसोजोम्स, हेडिंग दीजिए आप लोग, लाइसोजोम्स। ओके, तो लाइसोजोम्स क्या कंटेन करता है, तो इट कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके पास क्या है, इट कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, लाइसोजोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, तो आप इस बात को लिख लीजिए। ओके, तो इसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। अगर वो रिएक्टर कर जाता है, इफ लाइसोजोम्स मेम्ब्रेन रैप्चर enzymes, powerful digestive enzymes comes out and cause the own cell to death, ओके स्टूडेंट, तो ये था लाइसोजम्स के बारे में। तो ये कैसे इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है, तो ये इस बात को हमने इस बात को ये लिख दिए। ओके, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ओके, जैसे कि आपको ये गोल्गी बॉडी बना के दिखाए थे, तो ये गोल्गी बॉडी से ही आप समझिएगा किस प्रकार इसका जो फॉर्म हुआ है। तो ये इसका क्या है, सिस्पेस है। आप इस बात को याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और ये इसका ट्रांसपेस है, गोल्गी बॉडी का ये सिस्टर्नी है। तो ये क्या है, सिस्टर्नी। और ये इसका क्या है, ट्रांसपेस है, जो कि ये केव वाला पार्ट है। तो ये इसको लिख दीजिए कनकेव, और ये कन्वेक्स है। ओके, तो ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है और ये रिसाइकलिंग में हेल्प करता है, ओल्ड ऑर्गेनेल्स को रिसाइकलिंग में हेल्प करता है। ओके, इस बात को आप लिखिए कि रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड ऑर्गेनेल्स, ये ओल्ड ऑर्गेनेल्स के रिसाइकलिंग में हेल्प करता है। ये मैक्रोफेज का काम करता है, मैक्रोफेज यानी कि डाइजेस्ट बैक्टीरिया को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। इसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, तो ये बैक्टीरिया को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। ओके, अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, यानी कि लाइसोजोम्स के अंदर कितने टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट है। आप इस बात को लिखिए कि टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोजोम्स। तो लाइसोजोम्स के अंदर कितने टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट है, तो जो इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया था, ये है लाइसोजोम्स, जो कि वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, लाइसोजोम्स, जो कि क्या है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, आपको दिख रहा होगा। तो ये क्या कंटेन करता है, लाइसोजोम्स। तो लाइसोजोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कंटेन करता है। तो लाइसोजोम्स कंटेन, यहाँ पे आप लिख लीजिए कहीं पे, यहाँ लिख देते हैं लाइसोजोम्स, यहाँ ऊपर में कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करता है, कंटेन करता है। ओके, तो इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या एक बीमारी है, तो ये एक बीमारी नहीं है, एक एंजाइम है जो इसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जब इसको पानी के ये संपर्क में आता है तो ये बॉन्ड को ब्रेक करता है। ओके, ये क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है। ओके, जिसको हाइड्रोलाइजेज बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइजेज।
हाइड्रोलाइजेज, अच्छे से लिख देते हैं, हाइड्रोलाइजेज। ओके, तो ये क्या करता है, बॉन्ड ब्रेक करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, बॉन्ड ब्रेक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसलिए इसको हाइड्रोलाइजेज बोलते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा हाइड्रोलाइजेज का मतलब क्या होता है कि ये पानी के संपर्क में आता है, जब ये पानी के प्रेजेंस में बॉन्ड को ब्रेक करता है, यानी कि ये इस प्रकार ये दो बॉन्ड को, ये ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करता है। ओके, दो कंपाउंड के ये बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करता है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इसका हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स। तो इसके पास कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट, इसके पास प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट है, इसके पास डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट है, इसके पास लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेजेज। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेजेज। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएजेज इसके पास प्रेजेंट है, डीएनए को डाइजेस्ट करने के लिए डीएनएज प्रेजेंट है, लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास लाइपेज प्रेजेंट है। ओके, तो ये लाइसोसोम्स ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, इसके पास प्रोटीएज होता है, डीएनएज होता है, लाइपेज होता है। ओके, अब आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं कि लाइसोसोम्स के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो लाइसोसोम्स की बात करें तो ये क्या कंटेंट करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कंटेंट करता है। और एक बात और बता दें कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ये एक्टिव होता है एसिडिक पीएच पे, तो आप इस बात को भी लिख लीजिए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एक्टिव एट एसिडिक पीएच जब मिलेगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स तब वो एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो ये एक्टिव कब होता है एसिडिक पीएच पे, इट कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है। जब ये इसका मेम्ब्रेन रैप्चर कर जाएगा किसी कारणवश तो वह पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम्स आउट, बाहर आएगा और ये अपने ही सेल को क्या कर देता है, डेथ कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। दैट्स व्हाई लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं। ओके, सिंपल सा ये है। लाइसोसोम्स की बात करें तो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये रिसाइकलिंग में हेल्प करता है, ओल्ड ऑर्गेनेल्स को रिसाइकलिंग में हेल्प करता है, ये मैक्रोफेज करता है, डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट बैक्टीरिया ना सॉरी, ये किसको डाइजेस्ट करता है, तो बैक्टीरिया को ये क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स, तो ये लाइसोसोम्स है, ये लाइसोसोम्स के अंदर कितने प्रकार के एंजाइम्स प्रेजेंट है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होता है जो हाइड्रोलाइजेज करता है, यानी कि बॉन्ड ब्रेक करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेजेज, प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएजेज, डीएनए डाइजेस्ट करने के लिए डीएनएज और लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लिपेज। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको गोल्गी बॉडी में ही लिखवा दिए थे कि लाइसोसोम्स को बनाने वाला कौन है, तो गोल्गी बॉडी है। तो आप इस बात को लिखिए, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, आपको ऊपर ही लिखना चाहिए था हमको, लेकिन अभी याद आया, तो इसको इसके बाद को लिख लीजिए, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी का जब फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ वेसिकल्स इन गोल्गी बॉडी। जब वेसिकल्स का पैकेजिंग हो रहा था गोल्गी बॉडी में और मॉडिफिकेशन हो रहा था, तो उस समय ये जब सेल के अंदर रहता है तो आपको बताते हैं कि लाइसोसोम्स के फॉर्म में रहता है उसी को। तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो फॉर्म फ्रॉम गोल्गी बॉडी। सिंपल सा है कि ये गोल्गी बॉडी से, तो लाइसोसोम्स को बनाने वाला कौन है, गोल्गी बॉडी, सिंपल सा। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा ड्यूरेशन का हो जाएगा। तो एक टॉपिक और रह गया इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर, वो है वैक्यूल्स के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया को स्टार्ट करेंगे उसी लेक्चर में। ओके, तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का एक पोर्शन रह गया, दैट इज कॉल्ड वैक्यूल्स को आगे पढ़ाते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, बाय।